कितने स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि भैया एक बात बताओ, ये लॉन्ग आंसर जो होते हैं ना, इनको कैसे याद करना चाहिए? मुझसे तो याद हो ही नहीं पाते। अरे भाई, तुझसे इसलिए याद नहीं हो पाते क्योंकि तू लॉन्ग आंसर को गलत तरीके से याद करता है। हाँ, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि रटे जाओ उससे तुम लॉन्ग आंसर को याद कर लोगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। लॉन्ग आंसर को याद करने के भी कुछ साइंटिफिक तरीके हैं। अगर इस टेक्निक को फॉलो करोगे ना, तो एक बार के अंदर वो जो लॉन्ग आंसर है ना, तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और ये है हमारा 9th और 10th का स्पेशल चैनल। देखो, अगर आप एक क्लास 9th या फिर क्लास 10th के स्टूडेंट हो, एक डाउट तो तुम्हारा ही रहा होगा कि भैया लॉन्ग आंसर को कैसे याद करें। हम मतलब साइंस में, एसएसटी में, इंग्लिश में, हिंदी में आंसर्स को याद तो करते हैं बट हम भूल जाते हैं, है ना। तो मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी है, आज तक मैं बहुत लाखों बच्चों को गाइड और मेंटोर कर चुका हूँ, और उन सभी से बात करके मुझे पता चली 3 मेजर प्रॉब्लम। ये जो लॉन्ग आंसर की समस्या है ना, ये एक्चुअल समस्या है क्या? तो मुझे 3 प्रॉब्लम्स के बारे में पता चला। पहली प्रॉब्लम क्या है कि भैया पॉइंट्स भूल जाते हैं। मतलब एक लॉन्ग आंसर के 5 पॉइंट है, तो हमें ना एग्जाम के दौरान 3 ही याद रहते हैं, 4 ही याद रहते हैं, एक पॉइंट हम भूल जाते हैं। उसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम, भैया एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। वो जो प्रेशर होता है ना, उसकी वजह से हम उस समय पर आंसर को याद नहीं कर पाते, राइट। तीसरी चीज क्या है, कम टाइम में कैसे करें। मतलब भैया अब तो एग्जाम भी आने वाले हैं, अब तो क्लास 10 के बोर्ड आने वाले हैं, क्लास 9 के एग्जाम आने वाले हैं, भैया क्या करें। मतलब हमारे पास तो टाइम भी कम है और हमें लॉन्ग आंसर को याद भी करना है। तो ये जो तीनों प्रॉब्लम है ना, अगर तुम भी कहीं ना कहीं इन तीनों प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, या फिर इन तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज कुछ ऐसे साइंटिफिक तरीके बताऊंगा जिससे कि तुम लॉन्ग आंसर्स को एक बार में याद कर पाओगे। यहां पर मैं ऐसे नहीं बोलने वाला कि अच्छा यार लॉन्ग आंसर को याद करना है तो रिवाइज कर, बार बार रिवाइज कर, ऐसी चीजें नहीं बोलूंगा। कुछ रियल तरीके विद एग्जांपल आपको समझाऊंगा कि यार अच्छा तुझे लॉन्ग आंसर को याद करना है तो ऐसे याद कर ले, ठीक है। पूरा एक मेथड समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। बट उससे पहले एक सवाल मुझे तुम सभी से पूछना है। देखो, लॉन्ग आंसर को याद करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है हार्ड वर्क, दूसरा तरीका है हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। तुम्हें कौन सा फॉलो करना है तुम बताओ। हार्ड वर्क पता है कौन सा तरीका है? ये वो वाला तरीका है जो कि बहुत नॉर्मल तरीका है। उसमें क्या करना है तुम्हें, जैसे कि इमेजिन करो तुम्हें एक आंसर को याद करना है, उस आंसर को पढ़ो, बार बार पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो। उसके बाद जैसे ही तुम्हारे मेमोरी के अंदर वो स्टोर हो जाए तो उस पूरे आंसर को लिख दो, ठीक है। अपनी नोटबुक के अंदर उस पूरे आंसर को लिखो। उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर आओ और उस आंसर को याद करो और वापस लिखो। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मतलब तुम हार्ड वर्क के तरीके से लॉन्ग आंसर्स को याद कर सकते हो। बट मुझे पता है तुम्हारी हालत कि 99% लोग इस मेथड को फॉलो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यार देखो, हार्ड वर्क का मेथड ना आज के समय पर लागू नहीं होता। आज ना हमारे पास इतना समय बचा है और ना ही हम इतनी मेहनत कर पाएंगे कि हम बार बार उस आंसर को पढ़ें और उसके बाद हम उसको पूरा लिखें। क्योंकि हमें एक सब्जेक्ट तो पढ़ना नहीं है, हमें साइंस भी पढ़नी है, एसएसटी भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, मैथ भी पढ़नी है। इतने सारे सब्जेक्ट हैं। इतने सारे सब्जेक्ट्स में क्या मैं हार्डवर्क वाले तरीके से एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं? क्या मैं 95 ला सकता हूं? नहीं ला सकता। अगर तुम इस मेथड को फॉलो कर सकते हो तो मुझे कमेंट में बता देना यस या नो। अभी पहले सब कमेंट में बता दो कि आप कर सकते हो हार्डवर्क वाला मेथड, यस या फिर नो। अगर तुम कर सकते हो तो इस वीडियो को मत देखो, फिर तो तुम हार्डवर्क वाले मेथड से करो। बट आज हम बात करेंगे स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क। एक ऐसा रोड मैप, एक ऐसी टेक्निक जिससे कि आप इतनी मेहनत नहीं करोगे बट आप अपने दिमाग से खेलोगे, आप एक स्मार्ट टेक्निक को यूज करोगे और साथ साथ में हार्डवर्क थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। तो आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझा देता हूं कि प्रोसेस क्या है, कुछ स्टेप्स हैं इसके अंदर, विद एग्जांपल समझाता हूं। मतलब हर एक चीज आपको डिटेल में समझा देता हूं। बट उससे पहले देखो, अगर तुम एक क्लास 10th और सीबीएसई के स्टूडेंट हो ना, तो एक चीज तो तुम जान लो कि तुम्हारा पेपर थोड़ा बहुत ज्यादा टफ आने वाला है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। क्यों? क्योंकि इस साल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इंक्रीज हो गए हैं और तुमने अभी प्रैक्टिस पेपर भी देखा होगा, जो भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस पेपर आया, वैसे उतना मुश्किल तो नहीं आएगा तुम्हारा पेपर, बट ये जो प्रैक्टिस पेपर है ना, ये बताता है कि तुम्हारा एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है। तो ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ना, इनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। अगर तुम टेलीग्राम पे हो, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि कॉम्पिटेंसी को प्रैक्टिस करो, पर तुम मानते नहीं हो। और उसी के लिए वो जो मैंने बुक लॉन्च करी थी ना, वन शॉट वाली, अभी दिखा भी देता हूँ। ये रही हमारी बुक, ये हमारी बुक है वन शॉट की, साइंस की। ये वाली बुक ले लो यार, ये इंडिया की पहली वन शॉट और मोस्ट अफोर्डेबल बुक निकाल रखी है। ये साइंस की है जिसका मैं ऑथर हूं। उसके साथ साथ हमने एसएसटी की भी निकाली जिसमें हमने दिगराज सर को लाया एज अ ऑथर, उन्होंने उस किताब को लिखा। हमने मैथ की भी निकाली जिसमें मानसी मैम है ऑथर। ऐसे हमने सारे सब्जेक्ट्स की निकाल दी है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, इसको ले लो। पता है मैं क्यों कह रहा हूं? मेरी किताब है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर वाइज अलग अलग एक सेक्शन बना दिया। बोर्ड एग्जाम में 80% सवाल हमारी किताब से आएगा इस बार, ये पक्की बात है। क्यों? क्योंकि इस किताब के अंदर जो सवाल है ना, उसके पीछे रिसर्च पूरे 1 साल तक चली थी। तो बेस्ट बुक आपके लिए है, आप ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और मैं एक चीज और बता देता हूं, जो बच्चे सोच रहे हैं ना कि हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड की प्रैक्टिस नहीं करेंगे और हम बोर्ड अच्छा नंबर ले आएंगे, तो बहुत बड़े मिथ में हो तुम, भ्रम में हो। बिना कॉम्पिटेंसी बेस्ड की प्रैक्टिस करे तुम मार्क्स अच्छे नहीं ला सकते, क्योंकि तुम्हें भी पता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का जो लेवल है, जो वेटेज है, वो बढ़ चुका है। अब बात आते हैं वापस से हमारी क्या है कि हम लॉन्ग आंसर्स को याद कैसे करें। देखो सिंपल सी बात है, कुछ स्टेप्स हैं, विद एग्जांपल समझते हैं। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है रटना नहीं है भैया, फोकस मोर ऑन लेक्चर्स। मतलब देखो, माइंडसेट जो है ना,
सबसे पहले उसको सही करो। हमारा ना बचपन से माइंडसेट हो रहा है, स्कूल से ही हमें स्कूल में बोला जाता था कि यार सुन, तुझे एक आंसर याद करना है, हाँ आंसर याद करना है, रट ले। टीचर बोलते थे ना याद कर ले इसको, आपको मेमोराइज करा देते थे, उसको हम क्या बोलते हैं, रटना। बट अगर तुम्हें एक्चुअल में पढ़ाई करनी है ना, तो पहले तो इस माइंडसेट से बाहर निकलो कि यार हमें रटना नहीं है, हमें चीजों को समझना है। तो समझने के लिए पहला स्टेप है कि जो आपको लेक्चर्स के अंदर पढ़ाया जा रहा है, मतलब आप स्कूल से लेक्चर लेते हो या फिर आप कोचिंग में जाते हो या फिर आप यूट्यूब पे मेरी वीडियोस से पढ़ते हो, साइंस आप मेरी वीडियोस से पढ़ते हो, तो आपको लेक्चर्स को ध्यान से सुनना है, क्योंकि आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट तो ना लेक्चर से ही कंप्लीट हो जाते हैं। अगर एक बच्चा है ना जो कि बहुत अच्छी तरीके से लेक्चर देख रहा है, तो उसके ना आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट तो वहीं क्लियर हो जाते हैं और उसे चीजों को रटनी नहीं पड़ता, अगर तुम एक अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो तो स्टेप नंबर 1 क्या है, लेक्चर्स पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या है, ब्रेक द आंसर। अब ना एक एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ बहुत ध्यान से समझना। एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्टेप 2 क्या है हमारा, ब्रेक द आंसर। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या है बहुत ध्यान से समझेंगे। एग्जांपल है ये, इसको देख लो, ये क्वेश्चन है, हाउ आर दी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। ये क्वेश्चन है ना, इसके सोल्यूशन है, जैसे एक बड़ा सा आंसर है इतना बड़ा। अब इसको मैं कैसे याद करूंगा, एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। अब देखो मैं कैसे याद करूंगा ना, सबसे पहले इस आंसर को मैं ब्रेक डाउन करूंगा, कैसे समझते हैं। अब टेक्निक समझना, पहले मैं आंसर पढ़ूंगा। आंसर क्या है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग वाया द ब्लड स्ट्रीम। ऑक्सीजन इज कैरीड टू द सेल वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड अवे फ्रॉम द सेल। तो मैंने पहला पॉइंट पता क्या बनाया, यहां से लेकर यहां तक, ये मैंने ब्रेक कर दिया, ये मैंने ब्रेक कर दिया, ये मेरा हो गया पहला पॉइंट, ठीक है, ये मेरा हो गया पहला पॉइंट यहां तक। समझ रहे हो आंसर को ब्रेक कैसे करना होता है, इससे फायदा क्या होगा, आंसर को हम ब्रेक क्यों कर रहे हैं, बहुत फायदा होगा, अभी समझाता हूं। पहले हमने क्या करा, पॉइंट 1 ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस टेक प्लेस बिटवीन द एल्वेलाई ऑफ द लंग्स एंड द सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा पॉइंट, यहां से लेकर यहां तक, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट भी हम बना लेते हैं, ये पूरा हमारा बना लेते हैं हम तीसरा पॉइंट, ये पूरा यहां से लेकर इस पे नंबर 3 डाल देता हूं, इस पे नंबर 2 डाल देता हूं और इस पे नंबर 1 डाल देता हूं, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इतने बड़े आंसर को 3 पॉइंट के अंदर डिवाइड कर दिया। बट मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि अगर हम हमारे ब्रेन को समझे ना, तो हमारा ब्रेन ना टुकड़ों में चीजों को अच्छी तरीके से याद करता है। अगर तुम अपने दिमाग को कहोगे ना कि भाई देख ये पूरा आंसर याद करना है, तुम्हारा दिमाग कहेगा अरे यार इतना बड़ा आंसर कैसे याद करूंगा। बट जैसे ही तुमने आंसर को ब्रेक करा, तो तुम्हारे दिमाग को लगा यार ये तो आसान है, ये तो मैं कर सकता हूं। तो पहला स्टेप क्या है, ब्रेक। अब देखते हैं दूसरा स्टेप क्या है। दूसरा स्टेप है कीवर्ड टेक्निक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब समझते हैं ये जो कीवर्ड टेक्निक है होती क्या है। वैसे एक एसएसटी की वीडियो के अंदर मैं इसको समझा चुका हूं, वापस से समझा देता हूं। ये टेक्निक साइंस के लिए, एसएसटी के लिए, इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, सबके लिए लागू होगी। तो देखो बेसिकली हमने इसमें करा क्या ना, हमने पूरे आंसर को सबसे पहले तो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पॉइंट्स के फॉर्म में डिवाइड कर दिया, ये तो तुम सब कर पाए हो। अब हमें क्या करना है ना, हर पॉइंट के एक कीवर्ड सोचने हैं। मतलब जैसे कि हमारा पहला पॉइंट क्या था, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग वाया ब्लड स्ट्रीम। ऑक्सीजन इज कैरिड टू द सेल वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड अवे फ्रॉम द सेल। ये है हमारा पहला पॉइंट। अब मैं पहले पॉइंट के आगे ना मैं लिख लेता हूं कि उसको मैंने उसके लिए कीवर्ड क्या बनाया। पहला पॉइंट क्या था कि जो ऑक्सीजन है ना वो तो ब्लड में जा रहा है, ध्यान से पढ़ना वापस से। ऑक्सीजन क्या था, ऑक्सीजन इज कैरिड टू द सेल्स वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड अवे फ्रॉम द सेल। तो मैं याद कैसे रखूंगा इसको, मैं याद रखूंगा कि यार O2 जो है ना यार वो तो मेरा सेल के अंदर जा रहा है, और CO2 जो है ना वो तो मेरा बाहर जा रहा है, वो तो मेरा बाहर जा रहा है, ठीक है। ये हो गया मेरा क्या, सेल। तो ऐसे मैंने क्या करा, पहले पॉइंट को बड़े छोटे मेथड में लिख लिया, ये मेरे ही समझ आएगा, कोई और देखेगा तो सोचेगा यार ये क्या लिखा है इसने। बट मैं समझ गया, मैं जैसे देखूंगा हाँ यार ऑक्सीजन जा रहा है सेल की तरफ, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है दूर, सेल से दूर, ठीक है। ये हो गया मेरा पहला पॉइंट, ये ठीक है। अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस टेक प्लेस बिटवीन एल्वेलाई ऑफ द लंग एंड सराउंडिंग ऑफ द ब्लड कैपिलरीज। मतलब जो गैस का एक्सचेंज है वो एल्वेलाई में हो रहा है और क्या हो रहा है, ब्लड कैपिलरीज में हो रही है। तो मैं दूसरा पॉइंट क्या बना दूंगा कि पहले तो मैं एल्वेलाई लिख देता हूं, एल्वेलाई को मैं एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और किसके बीच में एक्सचेंज हो रहा है, एल्वेलाई और किसके बीच में हो रहा है हमारा, ब्लड कैपिलरीज, जिसको मैं बीसी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो मैंने क्या करा, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, कोई और चाहे इसे पढ़ ना पाए बट मैं तो पढ़ पाऊंगा क्योंकि मैंने बनाया इसको। ये क्या है, कीवर्ड टेक्निक। मैं इतने बड़े बड़े पॉइंट्स को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, अभी समझाता हूं। अब तीसरा पकड़ लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था, ऑक्सीजन इज ऑब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड कैपिलरीज फ्रॉम द लंग्स alveoli by diffusion while carbon dioxide is absorbed by the lungs alveoli from the ब्लड कैपिलरी। तो देखो जो हमारा थर्ड पॉइंट था ना वो हमने पूरा ढंग से पढ़ लिया। अब उस थर्ड पॉइंट का कीवर्ड बनाते हैं। इसके अंदर हो क्या रहा था ना, जो हमारा ऑक्सीजन था ना O2 वो कहां जा रहा था, वो जा रहा था किसके अंदर, ब्लड कैपिलरीज, इसको हम लिख देते हैं B.C। और हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड था CO2 था वो कहां जा रहा था, वो हमारा जा रहा था एल्वेलाई की तरफ, उसको हम लिख देते हैं AL। तो ये क्या हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। तो अब
ये जो पूरा इतना मुश्किल बड़ा सा क्वेश्चन था ना, ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है, लोगों को याद ही नहीं हो पाता इस प्रोसेस को। मैंने कितनी शॉर्ट फॉर्मेट में लिख दिया देखो। अब मैं इसको आराम से बोल सकता हूँ कि ठीक है यार भैया, क्या हुआ कि ऑक्सीजन जो है वो सेल में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से दूर जाता है। उसके बाद क्या होता है ना भैया कि जो एल्वुलाई है ना और ब्लड कैपिलरीज है, उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलता है। फिर क्या होता है ना भैया कि जो ऑक्सीजन है ना वो तो ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां चल जाता है, एल्वुलाई में चला जाता है। कितना आसान है, इतना बड़ा आंसर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ये क्या है, कीवर्ड टेक्निक। अब इससे फायदा क्या होगा समझते, सिंपल सा फायदा है कि यार देखो हमारा क्या है ना, दिमाग चीजों को समझ नहीं पाता जल्दी से। अब इतना बड़ा आंसर था, 99% स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम है कि वो एक बार आंसर याद करेंगे, दूसरी बार इस आंसर को भूल जाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर उस आंसर को घुसाया ही नहीं। लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कैसे घुसेगा, जब हम उस आंसर में से कीवर्ड ढूंढेंगे। जब हम कीवर्ड्स ढूंढेंगे और अपने फॉर्मेट में याद करेंगे तो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर याद हो जाएगा। मैं गारंटी से बोलता हूं, इस तरीके से चीजों को अगर याद करोगे, दूसरी बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक भी बार जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो करना क्या है, एक और स्टेप है, वैसे एक स्टेप और देख लेते हैं। लास्ट स्टेप क्या है, राइट कीवर्ड इन द फ्रंट ऑफ द बुक। जैसे कि इमेजिन करो तुमने मेरी ये वन शॉट वाली बुक ले रखी है और उसके अंदर ये सवाल है, ठीक है। तो तुमने क्या करा, उस सवाल के कीवर्ड्स ढूंढ लिए सबसे पहले तो। अच्छा 3 कीवर्ड है, अब उन 3 कीवर्ड को ना उसी क्वेश्चन के सामने लिख दो छोटा छोटा। उससे क्या फायदा होगा ना, बाद में जब तुम्हारे एग्जाम आने वाले होंगे, प्री बोर्ड आने वाले होंगे, कुछ भी आने वाले होंगे, जब आप उस आंसर को पढ़ोगे, जब आप उस क्वेश्चन को पढ़ोगे, तो उसके साइड में एक पूरा आंसर होगा, वो भी शॉर्ट फॉर्मेट में। तो अब आपको पूरा आंसर को रिवाइज नहीं करना है, आपको क्या करना है, बस कीवर्ड को रिवाइज करना है। समझ रहे हो कितना आसान तरीका है। अब अगर मुझे कभी भी ये क्वेश्चन आएगा तो क्या मैं इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ूंगा, इस पूरे आंसर को पढ़ूंगा? नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं ये उठाऊंगा, मैं देखूंगा अच्छा पहले ऑक्सीजन जाता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, ठीक है, मेरे ब्रेन के अंदर चला गया। समझ रहे हो क्या है कीवर्ड टेक्निक। तो ये जो टेक्निक है, बेस्ट टेक्निक है लॉन्ग आंसर को याद करने की। क्या स्टेप है, सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, पहले तो अपना माइंडसेट सही कर लो, लेक्चर्स पे फोकस करो। दूसरी चीज क्या है हमारी कि सबसे पहले आंसर्स को ब्रेक कर दो। अगर एक पैराग्राफ में आंसर है उसको ब्रेक करो, अगर वो आंसर ऑलरेडी पॉइंट्स में तो ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, तो तुम्हें डायरेक्टली कीवर्ड्स बनाने हैं। उसके बाद क्या है, उस आंसर के कीवर्ड बनाओ। देखो शुरू में जब तुम कीवर्ड बनाओगे ना, तुम्हें सोचना पड़ेगा, तुम्हें टाइम लगेगा, तुम बोलोगे यार प्रशांत भैया ने कितनी मुसीबत वाली बात बता दी, अब तो हमारे पे और टाइम लग रहा है, हमारा तो टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट नहीं है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है, ये आपकी बहुत मदद करने वाला है। इस टेक्निक से ना डायरेक्टली आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चली जाएंगी चीजें, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो टाइम वेस्ट नहीं है, ये बहुत शानदार टेक्निक है। तो क्या हुआ, कीवर्ड टेक्निक। फिर वो जो कीवर्ड्स है ना उस आंसर के, उसको बुक के वहीं पर लिख लो। ऐसा नहीं करना कि भैया हम तो अलग से एक नोटबुक निकालेंगे उसके अंदर लिखेंगे, ऐसा मत करो, ठीक है। उस बुक के अंदर ही लिख लो। चाहे तुम अगर एनसीईआरटी का कोई आंसर भी याद कर रहे हो ना, तो भी वहीं पर ही लिख लो उसके 4-5 पॉइंटर्स, जो कि 4-5 कीवर्ड है जो आपने बनाए हैं। समझ गए? आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आ गया होगा। उसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। आपको ये क्वेश्चन जो है ना ऑलरेडी पॉइंट्स के अंदर है, अब आपको इन पॉइंट्स को अपने अकॉर्डिंग कीवर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, टेलीग्राम पे मैं इसको दे दूंगा। क्वेश्चन क्या है, हाउ आर द लंग डिजाइंड इन द ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये इसका सोल्यूशन है। अब आप देख सकते हो इसके अंदर 4 पॉइंट है। अब इतने बड़े आंसर को आप कीवर्ड की फॉर्म में कैसे लिखोगे, वो आपको करना है। और जो हमारा टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप है वहां पर आपको फोटो अपलोड करनी है। मैं देखूंगा सब स्टूडेंट्स की फोटो और मैं देखूंगा कि कौन कितना अच्छा कर पाता है, ठीक है। तो ये वाला टास्क आपको करना है। इसका चाहे यहाँ पर अभी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी मैं आपको इसकी पीडीएफ डाल दूंगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारी चीजें थी। अब एक लास्ट 1-to-1 टेक्निक आपको बता देता हूँ। देखो ये बहुत साइंटिफिक टेक्निक है, फॉलो करोगे नंबर आएंगे। पिछले साल 95% जो बच्चे आए थे ना, इनके 95% आई थी, जिनके इंटरव्यूज आप देखते हो, उन सब ने फॉलो करी थी और ने बोला था भैया हम तो ना सोच भी नहीं सकते थे कभी क्लास 10th के अंदर हम 95 ला पाएंगे, बट वो लाए। क्यों? इस टेक्निक से। स्पेशली इस टेक्निक को एसएसटी में यूज करना, बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। जो 1-to-1 टिप है वो मेरी ये, क्या देखो कितनी ही साइंटिफिक टेक्निक बना लो, बट एग्जाम से पहले रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप कीवर्ड तरीके से लिख रहे हो, चाहे किसी भी तरीके से याद कर रहे हो, बट एग्जाम से एक दिन पहले तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन के बिना कोई टॉपर नहीं बन पाता। तो ऐसा नहीं है इस टेक्निक से याद करोगे तो अब तो भैया हम कभी भूलेंगे ही नहीं, है ना, ऐसा तो नहीं होगा, कभी ना कभी तो भूलोगे। तो एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज कर लेना। बट हाँ, इस टेक्निक से आपका रिवीजन भी बहुत आसान हो जाएगा। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा यहाँ से, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, और वहां पर ये जो क्वेश्चन दिया है इसकी प्रैक्टिस भी जरूर कर लेना।